नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको इस बात की जानकारी देने जा रहे हैं कि ज्योतिष विद्या में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको सुन के आपके होश उड़ जाते हैं। आप उसको ठीक कराने के लिए पता नहीं कहां कहां भटकते हैं, पंडितों के पास जाते हैं, पैसे काफी खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी आपको नहीं समझ में आता कि इससे आपको राहत मिली या नहीं मिली। जी, हम बात कर रहे हैं काल सर्प दोष की, साढ़े साती की, ढैया की यानी शनि की, ढैया की और पितृदोष की। ये 3-4 ऐसे नाम हैं जिनके नाम पे व्यक्ति अपना होशो हवास खो देता है, यानी कि बिल्कुल पैरालाइज्ड हो जाता है, पंग हो जाता है कि पंडित जी ने अगर बता दिया कि साढ़े साती आपके ऊपर है, कुछ ना कुछ अनिष्ट होगा ही होगा। पितृदोष है तो घर में कुछ ना कुछ कला होगा ही होगा। काल सर्प दोष है तो मौत निश्चित है, इसके लिए आपको उपाय करानी ही पड़ेगी। इन सब भ्रांतियों से आज हम आपको अलग लिए चलते हैं और इस पे जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य पंडित सुरेश पांडे जी। पांडे जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। और अभी आपने सवाल मेरा सुना होगा जी, क्योंकि ऐसी कुछ भ्रांतियां हैं, भ्रांतियां न भी कहें तो इसको ये कहेंगे कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो 3-4 हमने अभी बताए दर्शकों के बीच। बिल्कुल। तो इसमें सही जानकारी क्या है जो दर्शकों को जानने योग्य है? जी, काल सर्प योग के सबसे पहले मेरा दर्शकों को नमस्कार। काल सर्प योग राहु और केतु ये 2 ग्रहों के बीच में जब सारे ग्रह आ जाते हैं तो उसको हम काल सर्प योग कहते हैं। यानी कि राहु और केतु हमेशा 180 डिग्री में होते हैं, यानी कि 12 भाव होते हैं तो 6 भावों के बीच में सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में फंसे रहते हैं, सब उसी के अंदर ही आ जाते हैं राहु और केतु के बीच में, और वो ग्रह इनएक्टिव हो जाते हैं, यानी कि वो ग्रह अच्छे से कार्य नहीं कर पाते, पूरा फल नहीं दे पाते, आधा अधूरा फल दे पाते हैं। इसी को हम काल सर्प योग कहते हैं। काल सर्प योग कुंडली में 12 प्रकार के होते हैं, क्योंकि 12 भाव होते हैं। तो जब राहु प्रथम भाव में बैठता है, नहीं, मैं आपको रोकूंगा जी। 12 भाव तो आप 12 आपने काल सर्प योग बता दिया, लेकिन दर्शक ये जानना चाहते हैं कि काल सर्प योग का विधान कहां से चला। पहले तो कुंडली में, पहले तो हमारे जो ऋषि मुनियों की परंपरा थी उसमें तो थी नहीं है, तो काल सर्प योग का अभ्युदय कैसे हुआ? काल सर्प योग तो देखिए, सारे जितने भी ग्रंथ हैं, ऑथेंटिक ग्रंथ हैं, जैसे पाराशर होरा शास्त्र है, सूर्य ज्योतिष है, अगस्त ज्योतिष है, जैमिनी ज्योतिष है, भृगु ज्योतिष है, किसी भी ऑथेंटिक शास्त्र में वेदांग के, यानी कि ज्योतिष एक वेदांग है, वेद में भी ज्योतिष की जो चर्चा है उसमें भी कहीं भी काल सर्प योग का जिक्र नहीं है। लेकिन कुछ वर्ष पहले तमिलनाडु के कुछ पंडितों ने इसमें विचार विमर्श करके और काल सर्प योग को बनाया। और कुछ वर्ष कहें तो कितना वर्ष पहले अगर हम मान सकते हैं? 30 ईयर्स बिफोर है, यानी कि आप मान सकते हैं कि 30 वर्ष पहले। चलिए 20 वर्ष और पहले चले जाते हैं, 50 वर्ष, यानी हाँ, मैक्सिमम 50 वर्ष। इसी के बीच में वहां पे कुछ पंडित मिल करके और काल सर्प योग की रचना की। कहाँ के पंडित थे? तमिलनाडु से आया, और आज ये हमारे उत्तर भारत में अच्छी पूरा भयंकर रूप से फैल चुका है काल सर्प योग। तो अब इसमें मैं बताता हूं वो किस तरह से रचना किया उन्होंने। जी जी। आपको बताया कि राहु और केतु के बीच में जब सारे ग्रह आते हैं, जितने भी कुल 9 ग्रह हैं, राहु और केतु को मिला करके 9 ग्रह हो गए। राहु और केतु ये फिजिकल बॉडी नहीं है, राहु और केतु ये जो है छाया ग्रह हैं। तो इनके बीच में जब 7 ग्रह, शनि, बृहस्पति, सूर्य, मंगल, चंद्रमा, बुध, शुक्र, ये सारे ग्रह जब आ जाते हैं तब हम उसको कहते हैं काल सर्प दोष। जी जी। इस तरह से काल सर्प दोष बनता है, और ये कई प्रकार के होते हैं। 12 प्रकार के काल सर्प योग का इन्होंने जो है वर्णन किया है। यानी कि जब राहु प्रथम भाव में, यानी कि लगन में बैठ जाता है, तो केतु उसके 180 डिग्री पर जाएगा, 180 डिग्री पर ये हमेशा रहते हैं, तो 7वें भाव में जाएगा। तो इस तरह से पहला जो काल सर्प योग है उसका नाम है अनंत काल सर्प योग। इस काल सर्प योग की वजह से व्यक्ति में मुख की बीमारी है और उसका नेम फेम है, इसमें असर करता है। जी जी। जो दूसरे नंबर का काल सर्प योग है उसको हम बोलते हैं कुलिक काल सर्प योग।
कुलिक काल सर्पयोग यानी कि सेकंड हाउस में द्वितीय भाव में जब राहु रहता है और अष्टम भाव में केतु होता है तब ये काल सर्पयोग बनता है। तो कुलिक काल सर्पयोग में क्योंकि जो सेकंड हाउस है वो फाइनेंस का है, यानी कि धन भाव है, वाणी भाव है, तो उसमें आर्थिक स्थिति में और परिवार का भी भाव है, पारिवारिक कलह का होता है, फैमिली इश्यूज आते हैं और जो है आर्थिक फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है। तीसरे नंबर का जो काल सर्पयोग है वो है हमारा वासुकी काल सर्पयोग, यानी कि थर्ड हाउस में राहु होगा तो नाइन्थ हाउस में केतु होगा। और इस काल सर्पयोग में लोग यानी बेवजह ट्रबल करेंगे, साहस हिम्मत पराक्रमी तो होते हैं लेकिन उनके काम में स्ट्रगल होता है, कार्य सफल नहीं होता है, वो जो है भ्रमण करते रहते हैं इधर एंड इधर। इस तरह से जो है चौथे नंबर का जो काल सर्पयोग है उसको बोला जाता है शंखपाल काल सर्प योग। और इस काल सर्प योग में चूंकि चौथा हाउस हमारा सुख शांति का है, माता का है, तो इससे संबंधित जो है प्रॉब्लम आती है, यानी कि सुख शांति में परिवार में जो है अशांति फैली रहती है, घरेलू झगड़े होते रहते हैं। तो ये चौथे नंबर का काल सर्पयोग है। जो हमारा पांचवें नंबर का काल सर्पयोग है उसको हम पद्म काल सर्पयोग बोलते हैं और ये पंचम हाउस से संबंधित दिक्कत देता है, जैसे कि ये संतान के लिए दिक्कत देता है पंचम हाउस, पढ़ाई लिखाई में डिस्टरबेंस स्टूडेंट्स के लिए कराता है, बच्चों को जो विद्यार्थी है उनके लिए कराता है। तो ये है पांचवें नंबर का काल सर्प दोष। जो छठे नंबर का काल सर्प दोष है उसको हम महापद्म काल सर्प योग बोलते हैं और इसमें जो है राहु छठे में होता है तो केतु जो है 12वें में होता है। और छठा जो है रोग रिप ऋण का है, इसमें जो है आपस में इनमिटी बढ़ती है, शत्रुता बढ़ती है, लोगों से बीमारियां पैदा होती हैं, छोटी मोटी बीमारियां, लेकिन ठीक भी हो जाती हैं। और इस तरह से ये छठवें नंबर का काल सर्प दोष है। सातवां जो काल सर्प दोष है उसको हम बोलते हैं तक्षक काल सर्प योग। तक्षक काल सर्प योग में राहु 7th हाउस में होगा, मैरिज हाउस में होगा 7वें भाव में, और केतु लगन में बैठ जाएगा, क्योंकि ये हमेशा 180 डिग्री पर दोनों ग्रह रहते हैं। तो 7वां हाउस विवाह का है, विवाह में विलंब होता है और मैरिटल प्रॉब्लम आती है, मैरिज इशूज, यानी कि पति पत्नी में और पार्टनर में, यानी कि साझेदारी में जो लोग काम करते हैं उनमें इश्यूज आते हैं। तो ये जो है हमारा हुआ 7वें नंबर का काल तक्षक काल सर्पयोग हुआ। 8वें नंबर का जो काल सर्पयोग है उसको हम बोलते हैं कर्कोटक काल सर्पयोग और इसमें राहु जो है अष्टम भाव में होता है तो केतु जो है सेकंड हाउस में होता है। अष्टम भाव लंबी बीमारी का भाव है, रिसर्च का भाव है और ये सडन लॉस सडन गेन का हाउस है। तो इस जब 8th हाउस में राहु केतु जो 8वें नंबर का काल सर्पयोग है इसमें एकाएक नुकसान करा देगा, लंबी बीमारियां हो जाती है, ये आयु का कारक है, यानी कि ये एक्सीडेंट वगैरह ये चीजें चोट चपेट इनसे जो है दिक्कत होती है। तो ये हमारा जो है 8वें नंबर का काल सर्पयोग जो हुआ। अब 9th नंबर का 9वें नंबर का जो काल सर्प दोष है वो है शंखनाद काल सर्प योग। इसमें राहु जो है 9th हाउस में होता है तो केतु 3rd हाउस में 180 डिग्री पर 180 डिग्री पर। तो 9वें जो 9th हाउस है वो है भाग्य भाव है, वो पिता का हाउस है और लंबी यात्रा का हाउस है। तो इसमें जब होता है राहु तो इसमें भाग्य काम नहीं करता, भाग्य रुक जाता है, भाग्य को बांध देता है और लंबी यात्रा बेमतलब की यात्रा करेंगे और कुछ काम नहीं होता, पिता के लिए भी दिक्कत देता है। तो ये जो है 9वें नंबर का काल सर्पयोग हो गया। और 10वें नंबर में जो काल सर्पयोग है वो है घातक काल सर्पयोग। घातक काल सर्पयोग में राहु 10th हाउस में होता है और केतु 4th हाउस में होता है, 10वें भाव में राहु और 4थे भाव में केतु। इस काल सर्पयोग में चूंकि जो 10वां भाव है वो बिजनेस का है, कर्म का है, तो इसमें बिजनेस में नुकसान हो जाता है, बिजनेस में रुकावट आ जाती है, बाधाएं आती है, धंधे बिजनेस बदलने पड़ते हैं, प्रोफेशन में नौकरी में। तो ये जो है नौकरियां बदलनी पड़ती हैं, जो नौकरी करते हैं तो इसमें इशूज आते रहते हैं। ये हुआ 10वें नंबर का काल सर्पयोग, यानी घातक काल सर्पयोग। और जो है हमारा 11वां काल सर्पयोग है वो है विषाक्त काल सर्पयोग। विषाक्त काल सर्पयोग में राहु 11वें भाव में होता है और केतु जो है 5वें भाव में होता है। तो 11वें भाव में राहु होने से
क्योंकि जो 11वां भाव है वो लाभ भाव है, नेम फेम है। तो इसमें जो है 11वें भाव में जमीन जायदाद का भाव है, लाभ है यानी कि गेन में प्रॉब्लम देता है, नुकसान करवा देता है, प्रॉपर्टी में इश्यूज आ जाते हैं, प्रॉपर्टी में नुकसान हो जाता है, लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसमें फंस जाते हैं, लैंड लिटिगेशन यानी कि कोर्ट केस कचहरी ये सब चीज़ों में फंस जाते हैं। तो ये जो है 11वें भाव का जो काल सर्प योग है वो है विषाक्त काल सर्प योग। जी। अब जो लास्ट यानी 12वां काल सर्प योग है वो है शेष नाग काल सर्प योग, और इसमें राहु 12वें भाव में होता है तो केतु 6ठे भाव में होता है। ये जो 12वां भाव है ये विदेश का भाव है, हॉस्पिटल का भाव है, निद्रा का भाव है। तो इस भाव में जब राहु बैठता है तो इन चीजों में दिक्कत देता है। खर्चे का भाव है, ये इसमें बहुत खर्चे बढ़ जाते हैं, अपना खर्चा वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो इस हॉस्पिटल वगैरह का चक्कर लगाना पड़ता है जो बीमारियां होती हैं। तो ये जो है 12वें भाव का काल सर्प योग शेष नाग काल सर्प योग है। इस तरह से ये 12 काल सर्प योग की रचना की जो ज्योतिषियों ने तमिलनाडु के, और ये जो है पूरे इंडिया में जो है फैल गया। एक सवाल यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि 12 राशियां हैं और 12 काल सर्प योग का पंडितों ने आविष्कार कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब कि फिर जिंदगी में ये कोई ना कोई इसमें 12 में से 12 कोई ना कोई प्रभावी रहेगा। ऐसा नहीं है, उन्होंने ऐसा बनाया है कि जब राहु केतु के परिधि में जी सारे ग्रह आ जाते हैं तभी काल सर्प योग बनेगा। यानी कि राहु और केतु, जैसे कि हम बताते हैं आपको कि राहु, जैसे राहु हो गया लगन भाव में और केतु हो गया 7th हाउस में, तो एक ही तरफ हाफ पार्ट में एक ही तरफ सारे ग्रह हो जाएं तब ये काल सर्प योग बनता है। यानी उनसे वो बंध जाते हैं, वो ग्रह इनएक्टिव हो जाते हैं। अच्छा, आज जो काल सर्प योग की जो चर्चा होती है वो हम किन काल सर्प योग की बात करते हैं जिनके लिए हम पूजा कराते हैं, उज्जैन जाते हैं और वहां पे पंडितों का एक तांता लगा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। 11,000, 21,000, 1,00,000, 1,000, 11 लाख इस तरह की पूजा वहां पे की जाती है। ये कौन सा काल सर्प दोष है जिसको कि हम दूर करने की कोशिश करते हैं अभी? ये तो 12 की 12 लोग कोई बताता नहीं है, ये कहीं भी काल सर्प योग होगा। उन्होंने देखा पत्री में कि एक ही परिधि में राहु केतु के परिधि में सारे ग्रह बंध गए हैं, तो पंडित लोग यही बता देते हैं काल सर्प योग है। यानी कि 12, इसलिए तो उन्होंने 12 राशि में एक एक ग्रह को डाल दिया है कि जो व्यक्ति धनी है, जिस व्यक्ति के पास पैसे हैं, जो थोड़ा सा धनवान दिखता है, तो उनमें काल सर्प दोष बता दो। और 12 की 12 राशियों में चूंकि बैठी हुई हैं, हाँ कहीं ना कहीं, यानी कि अगर विश्व की मान लीजिए कि जनसंख्या 800 करोड़ है जी, तो 200 करोड़ लोगों को काल सर्प दोष हो जाएगा। तो क्या 200 करोड़ लोगों ने काल सर्प योग पिछले जन्मों में उनके पूर्वजों ने सांप को मारा होगा? ऐसा ऑथेंटिक नहीं है। अच्छा, माना क्या जाता है, अभी आपने अच्छा विषय छेड़ दिया कि काल सर्प दोष आता कैसे है, क्या है, किंवदंतियां क्या है, या फिर शास्त्र क्या कहता है इसमें? काल सर्प दोष पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। ये ऐसा माना जाता है, जो इन्होंने बनाया है कि उस हिसाब से कि पिछले जन्मों में पूर्वजों ने सर्प को मारा है और सर्प को मारने से इनको जो है काल सर्प दोष जो है लगता है। लेकिन आज जैसे हम हरियाणा में चले जाएं, कुछ इर्द गिर्द और इलाकों में चले जाएं, तो चूंकि ये माना जाता है कि सबसे अगर निषिद्ध जीवन अगर माना जाता है तो वो सांप योनि मानी जाती है। बिल्कुल। तो वहां लोग सांपों को मार देते हैं ताकि उसको मुक्ति मिल जाए, इस योनि से कम मुक्ति मिल जाए जिसमें आंख है, ठीक है, बिल्कुल। आंख से दिखाई देती है, जीभ है, जिह्वा है, कान है नहीं, हाथ पैर है नहीं, वो सिर्फ रेंगता रहता है। तो ऐसी योनि से बेहतर है कि वो योनि मुक्त हो जाए, यानी कि अपनी योनि छोड़ दे। इसलिए बहुत सारे लोग इसको मार देते हैं। तो क्या वहां काल सर्प दोष नहीं लगता? बिल्कुल, काल सर्प दोष यानी सांप को मारना नहीं चाहिए। ये तो देखिए, जैसा भी जीव है वो परमात्मा ने बनाया है, तो उसको मारने का अधिकार हमें नहीं है। लेकिन चूंकि विषैला है वो, तो हम अपनी रक्षा के लिए उसको मार सकते हैं। लेकिन अब हम ये बेड़ा उठा लें कि हमें सभी सर्पों को जो है खत्म करना है, ये गलत है। क्योंकि परमात्मा ने उनको यहाँ पे वन्य जीव है दिया है, तो इसलिए सांप को जब वो नुकसान करने की स्थिति में हो, घर में निकले, तो मारना उचित हो जाता है अपनी रक्षा के लिए। लेकिन अगर कहीं बाहर हम देख लें और उसके पीछे पड़ जाए कि मारेंगे, ये गलत है। वहां पे बिल्कुल 100% जो है
जो है दोष लगे। मतलब जब तक वो काटने के लिए न दौड़े या फिर अटैकिंग मोड ना हो तब तक उसको हम न मारे, नहीं मारना चाहिए, क्योंकि हर जीव को लेना चाहिए, कोई तरीका हर जीव को जीने का अपना अधिकार है। अधिकार है, बिल्कुल। और सनातन यही बताता भी है, बिल्कुल बिल्कुल, कि भाई हम जब चींटी नहीं मार सकते तो एक सांप को कैसे मारें, अंटिल अनलेस के जब तक कि वो आपके ऊपर नहीं मारना चाहिए। देखिए भगवान विष्णु जो है शेष सैया पर सोए हुए हैं, शिव जी नाग को अपने गले में धारण किए हुए हैं, इस धरती को शेष नाग जो है उठाए हुए हैं, तो सांप का तो बड़ा ही महत्व है, जान से इनको कभी भी। पंडित जी एक सवाल है, ईमानदारी से बताइएगा जी, आप भी प्रकांड विद्वानों माने जाते हैं और नाड़ी विशेषज्ञ, नाड़ी ज्योतिष विशेषज्ञ आप माने जाते हैं, ये जो हम 11,000 से लेके और 11 लाख तक की जो काल सर्प दोष की जो पूजा होती है, ये कितना जायज है, कितना न्यायोचित है? क्या ये छलावा है क्या? बिल्कुल ये छलावा है, ये ऑथेंटिक नहीं है। काल सर्प योग की पूजा व्यक्ति को अगर करना है तो ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। इसमें सारे ग्रह आ जाते हैं, ब्रह्मा जी भी आते हैं, मुरारी जी भी आ जाते हैं, त्रिपुरांतकारी भी जी आ जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश और 9 के 9 ग्रह आ जाते हैं। इस मंत्र का अगर हम जाप करें डेली 108 की माला में, तो ये काल सर्प दोष असर नहीं करेगा और बिल्कुल जो है वो उनके पितृ भी खुश रहेंगे और व्यक्ति जो है ऊंचाई पर बढ़ता चला जाएगा। नाग पंचमी का एक त्योहार भी आता है हमारे यहाँ जी, और ये माना जाता है कि नाग पंचमी के दिन अगर हम सर्प की पूजा करें, शंकर की पूजा करें, शिव की पूजा करें, तो इस तरह के जो दोष होते हैं वो मिट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो क्या जिन पे काल सर्प दोष बताया गया है, तो अगर हम ये सिर्फ पूजा करते रहें, हर साल पूजा करें, विधि विधान से पूजा करें, तो क्या ये काफी नहीं होंगे? इतना पर्याप्त नहीं है। इससे कुछ असर तो पड़ेगा लेकिन पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त करने के लिए तो हमें जो हमने मंत्र बताया इसका डेली अगर जाप किया जाए, क्योंकि 108 बार जाप करने से राहु केतु के एक्सिस पे जब सारे ग्रह आते हैं तभी बनता है, तो इसमें सारे ग्रहों का जाप हो गया। और कुछ भी है जैसे सिल्वर के अगर हम 7 नाग बना लें और उनको डेली घर में रख करके उनको रॉ मिल्क, कच्चा दूध जो है डेली उनको दिखाएं पिलाएं, वहाँ पे पूजा के समय किया जाए, तो इससे जो है फर्क पड़ेगा। और काल सर्प अब चांदी के नाग की आपने बात छेड़ दी, तो एक बात मुझे और याद आ गई जी, कि जैसे हम घर बनाते हैं किसी अनजान जगह पे या किसी अमुक जगह पे हम घर अपना बनाते हैं, तो उसमें जब हम नींव की स्थापना करते हैं, यानी भूमि जब पूजन करते हैं हम, तो उसमें हम चांदी के नाग भी डालते हैं, शेष नाग डालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसका क्या महत्व आ जाएगा अगर देखें तो? इससे पूजन करने से वहां पर जो है वहां के जीव जंतु नाग सब जो है खुश रहेंगे और पृथ्वी के लिए, पृथ्वी भूमि पूजन में इन चीजों का महत्व है, जिससे कि वहां का वास्तु दोष उस जमीन पर ना रहे और जो है हमारे जो बच्चे हैं और हम हैं, जितने भी लोग उस घर में रहेंगे, पूरा फैमिली जो है खुशहाल रहे, इसलिए जो है ये किया जाता है वास्तु दोष वगैरह से बचने के लिए और वहाँ विषाणुओं से बचने के लिए कि विषैले जानवर ना आए, ये सब चीज़ों से बचने के लिए किया जाता है। तो चलिए इस एपिसोड में पंडित जी ने जो बताया काल सर्प दोष क्या है, काल सर्प दोष कितने प्रकार के होते हैं, जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, तो आप लोग इसका अध्ययन कीजिए, और अध्ययन नहीं तो कम से कम जानकारी तो जरूर रखिए, ताकि आपको कोई भी पंडित या कोई भी और कोई हो आपको बेवकूफ न बना सके। हाँ, इतना जरूर है कि काल सर्प का, सर्पों का महत्व है हमारी जिंदगी में, हमारे समाज में, हमारी प्रकृति में। जैसे कि शेष नाग पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, इसी तरह से ये मान के चला जाता है कि अगर हम अपनी नींव में, यानी जब हम घर बना रहे हैं, तो उस नींव में अगर हम चांदी के या सोने के अगर सर्प हम डालते हैं पूजा के समय, उससे हम अगर मंडप को बांधते हैं, तो जो वहाँ के जीव जंतु हैं वो खुश रहेंगे, उनका एक पॉजिटिव वातावरण रहेगा आपके प्रति, आपके घर के प्रति। और जिस तरह से शेष नाग पृथ्वी को उठा कर रखे, उसी तरह से आपके घर का भी भार वहन करेंगे और वो रोग और दोष मुक्ति होगा। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर हम काल सर्प दोष पे ही चर्चा करेंगे और बताएंगे कि काल सर्प दोष रहते हुए भी किन किन लोगों ने आसमान की बुलंदियों को छुआ है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो वीडियो को फॉरवर्ड करते रहें, ताकि और लोगों को, आपके अलावा अतिरिक्त लोगों को भी लाभ मिल सके।
तब तक के लिए नमस्कार। पंडित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए।